हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में करंट चैप्टर ख़त्म कर दिया था, इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। अब हम इस वीडियो में एनवायरनमेंट के ऊपर अपना डिस्कशन करेंगे। तो एनवायरनमेंट जैसे कि हम जानते हैं आजकल एक डेंजर में है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस बनता जा रहा है बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो उसी चीज़ को हम इसमें देखेंगे इस टॉपिक में, और फिर इसके ऊपर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? हम ये बात जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर फूड एंड फॉर अदर थिंग्स। और उसी तरह जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि एयर, वाटर एंड सॉइल एट्सेट्रा, ये सब भी हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, हमारे कंपोनेंट्स। तो एक तौर पे जो हम एक परफेक्ट एनवायरनमेंट के लिए जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और जो लिविंग थिंग्स हैं वो हम उन पर डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे पर, और ये एक बैलेंस मेंटेन करते हैं नेचर में। और ऐसे ही बैलेंस को हम एक परफेक्ट इकोसिस्टम बोलते हैं, जिसमें कि एक परफेक्ट सिस्टमैटिक तरीके से एक इको एनवायरनमेंट में बैलेंस मेंटेन हो। और इकोसिस्टम्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल इकोसिस्टम यानी जैसे कि हम एक फॉरेस्ट का एग्जांपल लें, तो उसमें जो नेचर है यानी कि फॉरेस्ट, ट्रीज़, ग्रासेस एट्सेट्रा, वो वहाँ के एयर, सॉइल, ये सब में डिपेंडेंट होते हैं। और साथ ही साथ वहाँ जो एनिमल्स होते हैं वो भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो एक नेचुरल इकोसिस्टम एक फॉरेस्ट हो गया, और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जैसे कि एक क्रॉप फील्ड हो गया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये मैन मेड है, और इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं सॉइल में, एयर है नरिशिंग, और इंसेक्ट्स भी होते हैं इसमें, जो कि एक डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं बिटवीन ईच अदर। तो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। वैसे ही अगर आप एक पॉन्ड, सी या लेक ले, तो वहाँ के फिशेस जो हैं वो वाटर और उनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। और वैसे ही अगर हम एक एक्वेरियम का एग्जांपल लें, तो वो एक मैन मेड होता है, और उसमें ढेर सारे फिशेस होते हैं जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, और साथ ही साथ वाटर पे भी, उसके न्यूट्रिएंट्स और अदर थिंग्स पर। तो ये हो गया हमारा नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो तीन तरह से क्लासिफाइड होते हैं। पहला है प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि इन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये अपना फूड खुद से बनाते हैं, और इसी वजह से इन्हें प्रोड्यूसर्स बोला जाता है, बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। और इसमें कैटेगरी में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है, और ये सनलाइट और एयर के कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर अपना फूड बनाते हैं। देन कम्स द कंज्यूमर्स, यानी जो इसके द्वारा जो फूड बनाया उसको ये कंज्यूम करते हैं, और इसमें ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स सच एज काउज, ये सब आते हैं जो कि डायरेक्टली इन्हें कंज्यूम करते हैं। वहीं ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इन्हें इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं द प्लांट एनर्जी। वो होते हैं जैसे कि एक टाइगर, एक कार्निवरस एनिमल। वो सपोज़ एक हर्बीवरस एनिमल जैसे कि एक काऊ को अगर खा ले, तो जो प्लांट से जो इसमें एनर्जी आई वो इनडायरेक्टली टाइगर ले रहा है, बिकॉज प्लांट्स के बनाए हुए फूड को काऊ ने कंज्यूम किया, और फिर वही वही फूड की जो एनर्जी है वो कार्निवरस एनिमल में जा रही है। यानी कार्निवरस एनिमल्स आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। और इसी तरह एक omnivorous एनिमल जैसे कि एक बियर, ये प्रोड्यूसर्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स भी खाता है, और साथ ही साथ ये अदर एनिमल्स को भी खाता है। तो ये एक तौर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से डिपेंडेंट है ऑन द प्रोड्यूसर्स। देन नेक्स्ट कम्स द डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर्स का नेचर में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये हर चीज़ को डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। और इसमें बेसिकली आते हैं हमारे बैक्टीरिया, फंगाई, ये सब। और अगर ये ना हो तो नेचर्स में रिप्लेनिशमेंट बहुत ही टफ हो जाएगा, क्योंकि जितने भी डिकेइंग चीज़ें हैं जैसे कि डिकेइंग एनिमल्स, डिकेइंग ट्रीज, डिकेइंग प्लांट्स, ये सब का जो डिकम्पोजिंग है वो नहीं हो पाएगा बाय द नेचर। और इसी वजह से जो इन नेचर का इम्बैलेंस है वो काफ़ी बढ़ता चला जाएगा। तो डिकम्पोजर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है इन द नेचर फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी। नेक्स्ट कम्स द फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पर जिस तरह से डिपेंडेंट रहते हैं ऑन ईच अदर, ऑन द प्लांट्स एज वेल, तो उसी चीज़ को शो किया जाता है एक फूड चेन के द्वारा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 3 फूड चेन्स दे रखे हैं, और हर फूड चेन की शुरुआत जो होती है वो एक प्रोड्यूसर से होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हर फूड चेन की स्टार्ट एक ग्रीन प्लांट से ही हो रही है, क्योंकि ये खुद का एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद
इनसे जो एनर्जी आती है वो हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं, जैसे कि एक डियर हो गया, एक ग्रास हॉपर हो गया। तो इनसे जो एनर्जी आती है वो फिर हर्बीवोरस एनिमल्स में जाती है, जो कि हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि सबसे पहले प्रोड्यूसर्स की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। फिर उसके बाद ये कार्निवरस एनिमल्स में जाती है, या ओमनिवरस एनिमल्स यू कैन से, जैसे कि यहाँ एक टाइगर हो गया। तो इनमें ये एनर्जी जाती है सबसे पहले, जो कि एक सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर्स की एनर्जी को लेता है। और फिर उसके बाद ये जो एनर्जी है वो फिर फर्दर हो सकता है कि अगर आपका फूड चेन जो है वो 3 से ज़्यादा लेवल का बने तो वो टर्शरी कंज्यूमर्स में जा सकती है, जैसे कि ये वाले फूड चेन में आप देख सकते हो। इस एक्वेटिक फूड चेन में सबसे पहले ग्रीन प्लांट्स, फिर उससे इंसेक्ट्स या एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स मोर करेक्टली। उसके बाद एक फ़िश में जाती है, फिर एक क्रेन में जाती है। तो क्रेन जो हुई हमारी वो एक टर्शरी कंज्यूमर होगी, क्योंकि वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है उसकी एनर्जी को ले रही है। उसी तरह एक ग्रीन प्लांट जो है ग्रासहॉपर में एनर्जी देता है, फिर वो फ्रॉग एनर्जी कंज्यूम करता है, फिर जो स्नेक है वो एनर्जी कंज्यूम करता है। तो वो एक तरह का हमारा टर्शरी कंज्यूमर हो गया। और फिर वो फर्दर एक ईगल में जाता है, तो वो हमारा एक और टर्शरी कंज्यूमर हो गया। और ये जो ट्रॉफिक लेवल है वो इंडिकेट करता है कि एक एनर्जी पिरामिड, और जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है, जो कि हम अभी देखेंगे। तो अब फूड चेन की कुछ क्वालिटीज़ होते हैं, जो कि है फर्स्ट, द ग्रीन प्लांट्स इन द फूड चेन यूटिलाइज 1% ऑफ द एनर्जी थ्रू सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। यानी सनलाइट के द्वारा जो एनर्जी आ रही है उसका 1% जो होता है वो ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं ताकि वो अपना फूड बना सकें। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो कि है कि देयर इज़ जनरली एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑन गोइंग डाउन इन अ फूड चेन। यानी जब आप फूड चेन के नीचे जा रहे हो तो जो आपकी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ करती आती है, और ये करनी भी चाहिए, तभी वो एनिमल जो है वो उन्हें कम्प्लीटली, उनकी पॉपुलेशन जो है वो उन्हें कम्प्लीटली कंज्यूम कर पाएगी। यानी अगर डियर की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होगी तो टाइगर की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली डियर से ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो टाइगर है वो उसको उतना अपनी एनर्जी नीड्स को उतना कंज्यूम नहीं कर पाएगा। और उसी तरह अगर डियर की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू ट्रीज़ एंड प्लांट्स, तो डियर जो है वो अपना कंजम्पशन, पूरी जो पॉपुलेशन है डियर की वो अपना कंजम्पशन फुलफ़िल नहीं कर पाएगी। इसलिए फूड चेन जब भी हम नीचे जा रहे हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट जो आता है वह 10% लॉ। तो 10% लॉ क्या कहता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ एक ट्रॉफिक लेवल बना हुआ है, एक एनर्जी पिरामिड जो है फूड लेवल्स का, जिसमें कि अलग अलग स्टेजेस दे रखे हैं। तो जब भी आप ऑन कंज्यूमिंग ग्रीन प्लांट्स बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, डाइजेशन एंड अदर वाइटल पर्पसेस, एंड एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द टोटल एनर्जी इज कंज्यूम्ड एंड इज कन्वर्टेड इनटू बॉडी मास। यानी जब भी, जैसे कि एक डियर है, वो जब भी ट्री का एनर्जी लेता है तो अबाउट 90% ऑफ द एनर्जी है वो या तो डियर स्पेंड कर देता है इन रेस्पिरेशन, इन डाइजेशन, इन अदर वाइटल पर्पसेस। हो सकता है कि वो कुछ और वर्क करे, रनिंग और वॉकिंग एट्सेट्रा, तो उसमें एनर्जी इसकी जो है वो कंज्यूम हो जाती है। और सिर्फ 10% एनर्जी जो है जो कि उसे प्लांट से मिली वो है उसकी बॉडी मास में या उसके बॉडी के स्ट्रक्चर में या उसके मैटर में जो कंट्रीब्यूट करती है। तो 10% एनर्जी जो है वो प्लांट्स की डियर में आ गई है इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मास। और फिर जब इसको हमारा नेक्स्ट जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर इसे कंज्यूम करेगा, यानी जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है उसे सिर्फ 10% एनर्जी ही मिल रही है जो कि इसे प्लांट से मिली थी। यानी जो जब भी हम एनर्जी लेवल में ऊपर जा रहे हैं तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि वो खुद का खाना बना रहे हैं, वहीं प्राइमरी कंज्यूमर्स की एनर्जी उनसे थोड़ी कम होगी क्योंकि वो दूसरों पे फीड कर रहे हैं। वेरएज जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उनकी एनर्जी इससे भी कम हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ 10% एनर्जी ही कंज्यूम कर पाते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स ने बनाया था। और इसी को हम कहते हैं 10% लॉ, कि जब भी हम ऊपर जा रहे हैं इन द फूड चेन 10% एनर्जी जो है वो सिर्फ अवेलेबल हो पाती है टू द नेक्स्ट लेवल। और इसी वजह से जो हमारा फूड चेन है, जैसे कि आप देख सकते हो कि एज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ energy is lost, so very less energy is available for tertiary consumers in a food chain. So food chains have less stages that last up to 4 to 5 levels. यानी 4 से 5 लेवल में ही हमारी फूड चेन ख़त्म हो जाती है क्योंकि नेक्स्ट लेवल के लिए बहुत ही कम एनर्जी बच पाती है
तो वो ऑर्गेनिज्म जो है उसे उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती। और यही था फूड चेन का बेसिक जो था 10% लॉ, कि जब भी हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर जाएंगे तो सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल को मिल पाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम फूड वेब के ऊपर। तो फूड वेब क्या होता है, बहुत सारे जब फूड चेन्स एक साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जब उन्हें हम मिला देते हैं तो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसे कि हम कहते हैं एक फूड वेब। तो ये एक टर्शरी फूड वेब है, यानी एक लैंड के लिए, और ये एक एक्वेटिक फूड वेब है। और इसमें बहुत सारे एनिमल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनकी स्टार्टिंग जो है वो फिर से ग्रीन प्लांट से ही हो रही है, फिर ये किसी एक एनिमल्स किसी दूसरे एनिमल से कंज्यूम होते होते इंटरलिंक होते चले जाते हैं एक दूसरे से फूड चेन्स, और इसी को हम कहते हैं एक फूड वेब। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, ड्यू टू द फूड चेन एंड फूड वेब unknowingly some harmful chemicals enter into our body by the food consumed in the food chain. Due to pollution spreading in the environment, toxic substances and chemicals are expelled into soil and water, which are further absorbed by the plants through the soil with minerals and water and aquatic plants and animals also. In this way, they enter into the food chain. As human beings are at the topmost level in the food chain, so huge amount of such toxic chemicals are accumulated in our body. यानी फूड चेन के द्वारा जो टॉक्सिक, जो कि हम पॉल्यूशन से टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो सॉइल और वाटर में डालते जा रहे हैं, तो वो केमिकल्स जो हैं वो मिनरल्स के थ्रू जो प्लांट्स हैं उनमें कंज्यूम हो जाते हैं, उनमें चले जाते हैं, और फिर ये फूड चेन में इसी तरह एंटर हो जाते हैं। तो क्योंकि ह्यूमन बींग सबसे लास्ट में आते हैं फूड चेन में, तो उनमें ये टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते होते ह्यूमन बींग्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनके बॉडी में, और इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, इस फेनोमेना को। और यही वजह है कि बहुत सारे जो प्लांट्स और वेजिटेबल्स हैं और मीट भी होते हैं, उनमें ज़्यादातर पेस्टिसाइड रेसिड्यूज़ मिलते हैं जो कि धोने पर भी रिमूव नहीं हो पाते। तो ये था बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। हम चलते हैं एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स में। तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि ह्यूमंस के द्वारा हो रहे हैं। उनमें सबसे पहला आता है ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्योंकि ओजोन लेयर बना होता है O3 का। देखिए ओजोन का फॉर्मूला है O3, और ये O3 जो है वो काफ़ी हार्मफुल गैस होती है ऑन द लैंड फॉर अस। लेकिन जब ये एयर एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाती है अप टू हायर लेवल, तो वहाँ एक लाइफ गिविंग गैस की तरफ मिलती है, क्योंकि ये सन की जो हार्मफुल UV रेडिएशंस हैं वो उन्हें आने से रोक देती है, उन्हें रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट में हम तक नहीं आ पाते। और ये UV रेडिएशंस ही हैं जो कि स्किन कैंसर की बहुत बड़ी वजह है इन द ह्यूमन बींग्स। और ये ओजोन बनता कैसे है कि जो O2 होता है इन द अपर एनवायरनमेंट, उसे जो UV रेडिएशंस है वो ऑक्सीजन एटम्स में ब्रेक कर देते हैं, जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एटम्स में ब्रेक हो जाता है, और फिर ये फर्दर ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं O2 के साथ, और ये ओजोन फॉर्म करते हैं। तो ये हो गया ओजोन का प्रोडक्शन। और ये ओजोन जो है वो कंटिन्यूसली डिटीरियोरेट या फिर इसमें होल बनते जा रहा है, ओजोन लेयर में डिप्लीट होते जा रहा है, बिकॉज ऑफ द CFCs दैट वी रिलीज बाय द यूज़ ऑफ ACs, रेफ्रिजरेटर्स एंड अदर पर्पसेस। तो ये हो गया हमारा ओजोन का डिप्लीशन। और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, और इसमें एक लॉ ने जो है वो मैंडेटरी करा दिया था कि जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उन्हें CFC फ्री होना चाहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू सेव द ओजोन लेयर डिप्लीशन। और फिर एक दूसरा प्रॉब्लम आता है वो है मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम गार्बेज बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट में प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ और फ्रॉम आवर हाउस होल्ड ऑल्सो, और फिर इनका जो डिस्पोजल है वो कम्प्लीटली नहीं हो पाता, तो इनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी हम गार्बेज सब्सटेंसेस जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, जो कि है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिन पे कि जो कि बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा जो है वो डिग्रेड हो सके या उन्हें डिकम्पोज किया जा सके, उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। और इनका हैंडलिंग काफ़ी इजी होता है क्योंकि ये सीधा सॉइल में मिल जाते हैं, या तो डिग्रेड होते होते डिके होते होते, या फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक तौर पे फूड बन जाते हैं जिसके जो कि ईजिली डिग्रेड हो जाता है उनके द्वारा। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिन्हें कि बैक्टीरियल एक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन के द्वारा इन्हें डिग्रेड नहीं किया जा सकता, इन्हें डीके नहीं किया जा सकता, और इनको डिस्पोज भी नहीं किया जा सकता। इनमें आते हैं प्लास्टिक्स और अदर थिंग्स
पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सब जो कि हम आजकल नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, जिन्हें कि बैक्टीरिया एक्शन या इनमें डिकेइंग प्रोसेस नहीं होता इनमें एट ऑल, और इनका डिग्रेडेशन या इनका मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम पे। इन्हीं पर एक जो हमारा इंसिडेंट है वो है डिस्पोजल कप्स इन ट्रेन्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन ट्रेन्स में डिस्पोजल के लिए पहले जो टी के लिए जो कप्स दिए जाते थे वो प्लास्टिक्स में दिए जाते थे, और क्योंकि प्लास्टिक जो था वो एक बहुत ही बड़ा इशू बन गया था, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने प्लास्टिक को बैन करा दिया था। और जो कुल्हड़ यानी जो मिट्टी के कप्स होते हैं उनमें जो चाय दे दी जाती है उसको मैंडेटरी करा दिया था, जिसकी वजह से जो आजकल डिस्पोजेबल जो मैंडेटरी कप्स होते हैं कि कुल्हड़ के जो होते हैं कप्स, उनको उन पे चाय सर्व की जाती थी। लेकिन फिर लेटर ऑन पता चला कि वो सॉइल की फर्टिलिटी और उनमें थोड़ा डिग्रेडेशन ला रहा है, उनमें थोड़ा कमी ला रहा है, तो उसे भी धीरे धीरे ख़त्म करके फिर आजकल पेपर कप्स ले आए गए हैं, जिन्हें कि ईज़िली डिग्रेड किया जा सकता है, ईज़िली उन्हें मैनेज किया जा सकता है। तो ये हो गया एक डिस्पोजल कप्स इन ट्रेन्स का कहानी। और फिर इसी तरह हमने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया एनवायरनमेंट के सेविंग के लिए, उन्हें ठीक से मेंटेन रखने के लिए। सो गाइस, हमने लास्ट में देख लिया था एनवायरनमेंट के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और हम जानते हैं कि नेचर के द्वारा जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं, जिन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, वो एक रिक्वायर्ड अमाउंट में ही हमारे पास हैं। लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज को इतनी फास्टली, इतनी रैपिडली यूज़ कर रहे हैं कि उनकी रिप्लेनिशमेंट हो ही नहीं पा रही बाय द नेचर। तो एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट नाम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक रिक्वायर्ड अमाउंट में यूज़ करें ताकि उनका रिप्लेनिशमेंट भी हो सके, एक बैलेंस बना रहे बिटवीन नेचर एंड इट्स यूटिलाइजेशन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है नेचुरल पॉल्यूशन, जो कि हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज में। हम जानते हैं कि सॉइल, एयर, वाटर, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिले हैं, हम इन्हें कंटिन्यूसली पॉल्यूट करते जा रहे हैं बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, ड्यू टू विच अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल एंड पेट्रोलिंग, ऐसे तरह के जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रहे हैं, कंटिन्यूसली एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं बाय द नेचर, उनका रिप्लेनिशमेंट हो ही नहीं पा रहा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे फेस कर रहे हैं हम लोग, उनको दूर रखने के लिए हमारे जो नेशनल और इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ लॉज बनाए हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड। और उनको फॉलो कराने के लिए और इनको सेव रखने के लिए हमारे एनवायरनमेंट को नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए हैं। लेकिन उन्हें जब तक हम इंडिविजुअली फॉलो ना करें, अगर हम अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ना दें, तो इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो एक दूसरा टॉपिक जो है वो है गंगा का जो पॉल्यूशन रेट है, जो कि हमारे वाटर पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है। गंगोत्री या गंगा का जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें जो मिलते हैं, जो हमें उनके रेट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया गया है। उनके ppm जो है, पार्ट्स पर मिलियन वैल्यूज़ ऑफ द पॉल्यूटेंट्स इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन द गंगोत्री रिवर। और इसी वजह से हमारे गंगा एक्शन प्लान और बहुत सारे ऐसे प्लान्स बने हुए हैं, जैसे कि इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि द पॉल्यूशन ऑफ द गंगा को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऐसे एक्ट्स बनाए गए हैं, ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट टू सेव गंगा रिवर। तो हम इंडिविजुअली कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला, रिफ्यूज़। ऐसी चीज़ों को रिफ्यूज़ कर दीजिए जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस है, जैसे कि द प्लास्टिक बैग्स, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि इनका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता। तो ऐसे चीज़ों को रिफ्यूज़ किए और इनके बदले कुछ और चीज़ें ले लीजिए। देन रिड्यूस द थिंग्स, क्योंकि हम प्लास्टिक बैग्स को कम्प्लीटली प्रोहिबिट नहीं कर सकते, इसलिए हम उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं उनका कंजम्पशन को, और ऐसी चीज़ों को रिड्यूस किया कीजिए ताकि एनवायरनमेंट सेफ़ रहे। देन रीयूज़ कीजिए, यानी कि हम प्लास्टिक को फेंकें ना, बल्कि उन्हें किसी और तरीके से यूज़ कर सकें। वैसे ही और ग्लासेस भी हैं हमारे पास, उनको यूज़ कर सकें। जैसे कि एग्जांपल दिया है that the plastic bottles in which you buy various food items like jam और pickle can be used for storing things in the kitchen। तो ये एक एग्जांपल था रीयूज़ का। उसके बाद रिपर्पस हो सकता है, यानी कि हम उन्हें किसी एक पर्पस के बाद किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर लें। जैसे कि यहाँ दे रखा है कि क्रैक्ड क्रॉकरी और कप्स विद ब्रोकन हैंडल्स कैन बी यूज टू ग्रो स्मॉल प्लांट्स एंड फीडिंग वेसल्स फॉर बर्ड्स।
तो ये एक और एग्जांपल था फॉर रिपर्पस। देन रिसाइकल आता है हमारे पास, यानी कि हमें जो आइटम्स हैं उन्हें रिसाइकल करना चाहिए, उन्हें रीन्यू कर देना चाहिए ताकि हम उन्हें दोबारा यूज़ कर सकें। और रिसाइकल्ड पेपर जैसे कि आप जानते हैं आजकल आ रहा है, मिलता भी है, ताकि आप उन्हें पेपर को वेस्ट ना करें और उन्हें रीयूज़ कर सकें। देन उसके बाद जो हमारा नीड है सस्टेन, हाउ टू मैनेज अवर रिसोर्सेज, इन्हें हमें मैनेज क्यों करना है, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, जिसके कारण हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लैग बिहाइंड कर रहे हैं। और हमारा एक नीड बन चुका है टू मैनेज अवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड टू रिप्लेनिश देम क्विकली एज पॉसिबल। और दूसरा एक मेन रीज़न है कि जो पॉल्यूशन हो रहा है हमारे द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी वजह से बहुत सारे डिग्रेड होते जा रहे हैं और इन्हें बहुत ही डिकम्पोज होते जा रहे हैं इन द नेचर। और इनका जो रिप्लेनिशमेंट है, इन्हें रिन्यू करने का प्रोसेस, उसे हमें जल्दी से जल्दी इन्हें स्टार्ट कर देना चाहिए। देन कम्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट जैसे कि हम जानते हैं कि एक नेचर का एक बहुत बड़ा क्रिएशन होता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, ट्रीज़ हो गए, और फिर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी हो गए। तो इनका जो ह्यूमन बींग्स जैसे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, तो इनके से बायोडाइवर्सिटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होते जा रही है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और फॉरेस्ट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो बेसिकली फॉरेस्ट को अफेक्ट कौन करता है, तो स्टेक होल्डर्स यहाँ पर कुछ दिए गए हैं जो कि फॉरेस्ट जिन पे जैसे अफेक्ट होता है स्पेशली। उनमें सबसे पहला आता है द पीपल हु लिव इन और अराउंड फॉरेस्ट एंड आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। यानी जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो एक तौर पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर, और इन पर एक तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी रहती है फॉरेस्ट को, क्योंकि इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो फॉरेस्ट से प्रोडक्ट्स ले रहे हैं इसकी वजह से फॉरेस्ट को हार्म ना हो। तो पीपल जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं वो फॉरेस्ट के रिप्लेनिशमेंट के बारे में भी सोचते हैं। देन सेकेंड कम्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जैसे कि सरकार द्वारा बनाया जाता है ताकि वो वन विभाग जैसे कि हम जानते हैं जो कि वन के ऊपर ध्यान रखता है, फॉरेस्ट के ऊपर, और फिर उनमें जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखता है ताकि वो ठीक से रह सकें फॉरेस्ट में। देन थर्ड कम्स द इंडस्ट्रियलिस्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में वुड और ये सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फॉर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। तो इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ही रेकलेसली फॉरेस्ट का इस्तेमाल करती है और उन्हें कंटिन्यूसली इस्तेमाल करती है, और ये देखती भी नहीं कि वो फॉरेस्ट वापस से रिप्लेनिश हो पा रहा है कि नहीं, वापस से उसी एनवायरनमेंट को मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं। ये उन्हें सिर्फ इस्तेमाल करती है और फिर दूसरे फॉरेस्ट में चल देती है। तो इस वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं और इंडस्ट्रीज़ है उसकी वजह से फॉरेस्ट में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। दैन फोर्थ है द वाइल्ड लाइफ एंड द नेचर एंथुसियास्ट। यानी जो वाइल्ड लाइफ और नेचर के प्रति जो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं वो, और उनके कंजर्वेशन पे भी थोड़ा ध्यान देने वाले जो लोग होते हैं, जो नेचर कंजर्वेशन पे ध्यान देते हैं, वो लोग भी फॉरेस्ट को बहुत ही ज़्यादा उनमें गहराई में जाते हैं उस टॉपिक में, और उनमें थोड़ा रिसर्चेस करते हैं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। और इसी वजह से जो ये लोग हैं उनकी वजह से वो फॉरेस्ट जो है उसकी जो नेचर है वो कंटिन्यूसली मेंटेन की जा सकती है, लेकिन क्योंकि बहुत कम अमाउंट में होते हैं इसीलिए जो फॉरेस्ट है वो डेंजर में है। और फिर बाद में इन सब में वही चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की थी वो दे रखी है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम उतने फॉरेस्ट नहीं होते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अर्बनाइजेशन ले आया जिसकी वजह से जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनमें स्लीपर्स के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट ट्रीज कट किए गए और उन्हें बहुत सारे रेलवे स्लीपर्स में कन्वर्ट किया गया, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर में आ गया। और फिर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक अवार्ड जारी किया जो कि था अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और ये अमृता देवी बिश्नोई की याद में मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने 1731 में अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी विद 363 अदर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ खेजरी ट्रीज इन द खेजराली वेज नियर जोधपुर इन राजस्थान। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, और इन्हें मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन जो आए हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट्स जो हैं उसके से फॉरेस्ट पे भाई बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा है
और इन्हें अर्बनाइजेशन की वजह से ये बहुत डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो इन्हें कंजर्व करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आजकल। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट को मैनेज कैसे किया जाए, तो यहाँ कुछ मूवमेंट्स हैं, जैसे कि द फेमस चिपको आंदोलन, जिसमें कि बहुत सारे लोग ने चिपको आंदोलन किया था और फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत योगदान दिया था। और ये जो मूवमेंट है वो एक इंसिडेंट की वजह से हुआ था, क्योंकि ये यहाँ लिखा हुआ है कि द मूवमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन इंसिडेंट इन रिमोट विलेज कॉल्ड रेनी इन गढ़वाल हाई अप इन द हिमालयाज अप टू द अर्ली 1970s। और ये क्यों हुआ, क्योंकि देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन लोकल विलेजर्स एंड अ लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर हु हैड बीन अलाउड टू फेल द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट क्लोज टू द विलेज। और पीपल जो थे उन्होंने फॉरेस्ट ट्रीज़ को हक किया और उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। ऐसे ही बहुत सारे आंदोलन क्रिएट किए गए। और फिर उसके बाद हमारे पास एक आता है वाटर फॉर ऑल, यानी वाटर का कंजर्वेशन के ऊपर भी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो रेनफॉल है वो वाटर को एक तौर पे हर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन क्योंकि रेनफॉल अनइवन होता है इसलिए वाटर भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इसी वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो एक तौर पर मेंटेन नहीं रहता इक्वली हर जगह। और वाटर जो हम कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं अर्बन एरियाज़ में, इसी वजह से जो वाटर है वो रूरल एरियाज़ में उतना सप्लाई नहीं हो पाता। इसी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको इरिगेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वाटर के कंजम्पशन से, उनके पॉल्यूशन से स्पेशली, वो वाटर जो है वो एक कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है और वाटर किसी काम का नहीं रहता। और वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिफरेंट हो जाता है। इस वजह से बहुत जगह कहीं सूखा पड़ जाता है तो कहीं बंजर ज़मीन हो जाती है और ये सब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो अब वाटर को बचाने के लिए या फिर उसके सप्लाई के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि एक डैम, जैसे कि आप जानते हैं। तो डैम अक्सर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि डैम जो होता है वो, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ अगर मैंने एक डैम बना दिया और इधर एक पानी का लेवल है और यहाँ पूरी तरह से उतना लो लेवल है, क्योंकि यहाँ का पानी जब राइज़ करता है तो हम डैम के गेट्स खोल देते हैं जिससे कि डैम का जो पानी है वो इस साइड आ सकता है। और डैम एक तौर पर वाटर लेवल को थोड़ा अफेक्ट करता है बाय द रिवर और बाय एनी अदर वाटर बॉडी। और वो दूसरे जगह जो है डैम वो वाटर को सप्लाई करता है। और डैम का एक बहुत अच्छा एडवांटेज जो होता है वो ये है कि डैम से हम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है एज़ वाटर इज़ फॉलिंग फ्रॉम हाई हाइट। और दूसरी बात है कि डैम्स जो होता है वो इरिगेशन में हेल्प करता है, क्योंकि उससे जो वाटर आता है वो फर्दर कनाल सिस्टम्स में जाता है और वो वाटर इरिगेशन पर्पस में यूज़ होता है। लेकिन वाटर, क्योंकि डैम के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि यहाँ डिस्कस किए गए हैं। क्योंकि पहला है सोशल प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि जो लोग होते हैं स्पेशली जो उस डैम प्रोजेक्ट के अराउंड रह रहे होते हैं उन्हें खाली करवा दिया जाता है। और स्पेशली वो ज़्यादातर बेघर हो जाते हैं और फिर उन्हें उतना कंपेंसेशन भी नहीं दिया जाता उस लॉस के लिए, और वो ज़्यादातर बेघर हो जाते हैं और फिर वो इधर उधर भटकते रहते हैं फॉर हाउसेज एंड फॉर हैबिटेशन। देन सेकेंड इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि डैम प्रोजेक्ट्स के कारण बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी खर्च होता है, क्योंकि डैम का कंस्ट्रक्शन बहुत ही महंगा होता है, इसलिए डैम प्रोग्राम में बहुत ही इकोनॉमिक लॉस होते हैं। देन उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम आता है वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि डैम के कारण उस एरिया का एक्वेटिक जो एक तौर पे एक्वेटिक नेचर होता है, वहाँ का जो एक्वेटिक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है वो बहुत अफेक्ट होता है। और वहाँ के जो आसपास के कुछ फॉरेस्ट्स को भी कट कर दिया जाता है, उनके थ्रू कैनाल्स और ये सब बना दिए जाते हैं ताकि वाटर फर्दर सप्लाई हो सके। तो वहाँ के जो डिफॉरेस्टेशन के कारण वहाँ के एनवायरनमेंट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। देन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि डैम एक तरह का मोड था ताकि हम वाटर को इवनली सप्लाई कर सकें और उनके थोड़े कंजर्वेशन में भी हेल्प कर सकें। अब दूसरा आता है वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो एक काफ़ी प्रॉमिसिंग और एक काफ़ी ओल्ड मेथड है फॉर वाटर कंजर्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि हम रेन वाटर को कंजर्व करते हैं थ्रू वेरियस टनल्स
through various wells, through various canals and other things. और फिर वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत ही जो ओल्ड सिस्टम है, क्योंकि इंडिया में बहुत ओल्ड टाइम से वाटर हार्वेस्टिंग चल रहा है, तो यहाँ कुछ मेथड्स दे रखे हैं लाइक खादिन्स, टैंक्स एंड नाडीज इन राजस्थान, बंधाराज एंड ताल्स इन महाराष्ट्र, बूंदीज इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, अहर्स एंड पाइन्स इन बिहार, कुल्स इन हिमाचल प्रदेश। और ऐसे बहुत सारे तरीके दे रखे हैं फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। और फिर यहाँ एक मेथड दे रखा है जो कि खादिन मेथड है, जो कि बहुत ही ओल्ड मेथड है और काफ़ी आइडियल मेथड है। और ये ज़्यादातर इसका डायग्राम जो है वो पूछा जाता है सीबीएसई में, तो इसको समझ लें, क्योंकि यहाँ से ये एक स्लोपी एरिया है, तो जब भी यहाँ रेनफॉल होती है तो यहाँ से जो वाटर है वो इस एरिया में आता है, क्योंकि कैचमेंट एरिया है ये। और फिर ये यहाँ आके डिपॉजिट हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसे खादिन बंड कहते हैं, क्योंकि ये उसका वॉल है जो कि उस वाटर को प्रिवेंट कर रहा है। और फिर ये जो वाटर यहाँ जमा होता है वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में चला जाता है, और ये ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसे मेंटेन करता है। और फिर ये धीरे धीरे ग्राउंड से आते आते इस शैलो डग वेल यानी इस कुएं में आके जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर टेबल मेंटेन रहता है और वाटर भी अवेलेबल मिल जाता है। तो ये एक तरीका था वाटर हार्वेस्टिंग का। और मेन काम ये है कि वाटर हार्वेस्टिंग का कि ना कि वाटर जो है रेन वाटर उसको बचाना, उसको इस्तेमाल करना, बल्कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसे भी मेंटेन रखना थ्रू वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये एक तरीका था, खादिन मेथड था वाटर हार्वेस्टिंग का। अब हम चलते हैं, हमारे नेक्स्ट जो इशू है वो है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम एक्चुअली क्या है उनका बात, कि वो फॉसिल फ्यूल्स हैं और वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल्स हैं, क्योंकि वो काफ़ी सालों से पहले जो हमारे फॉसिल्स थे ऑफ एनिमल्स वो धीरे धीरे डग होते गए अर्थ में, और वो धीरे धीरे उनका जो डिकेइंग था उसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स बने, उनकी डिकेइंग प्रोसेस की वजह से। और इसी वजह से हम उन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, क्योंकि वो फॉसिल्स से बने हुए हैं, फॉसिल्स ऑफ द ओल्ड एनिमल्स। तो इनका कोल एंड पेट्रोलियम का एक बहुत ही अच्छा यूज़ जो कि एनर्जी सप्लाई में किया जाता है आजकल, लेकिन वो यूज़ जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम भी काफ़ी लिमिटेड है, तो वो उतनी एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकते। और ये एक बड़ा इशू है। और दूसरा बड़ा इशू ये है कि जो कोल एंड पेट्रोलियम से गैसेस निकलती हैं, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जैसे कि यहाँ दे रखा है, सिंस कोल एंड पेट्रोलियम हैव फॉर्म्ड फ्रॉम बायोमास इन एडिशन टू कार्बन, these contain hydrogen, nitrogen and sulfur. When these are burned, the products are carbon dioxide, water, oxides of nitrogen and oxides of sulfur. When combustion takes place in insufficient air, the carbon monoxide is formed instead of carbon dioxide, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, जो कि काफ़ी डेडली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड के बदले। और इसी वजह से जो कोल एंड पेट्रोलियम का जो कंजम्पशन है फॉर एनर्जी, उनका जो बर्निंग है, कंबशन, वो काफ़ी हार्मफुल होता है। तो इनके जो यूज़ है उसे भी कम करना है। और दूसरी बात कि क्योंकि CO2 और CO रिलीज़ होते हैं, इसी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और इस वजह से जो कुछ ऑल्टरनेटिव्स दे रखे हैं यहाँ उनके कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए, वो पहला है टेकिंग अ बस यूजिंग योर पर्सनल रादर दैन यूजिंग योर पर्सनल व्हीकल और वॉकिंग बाय और साइकिलिंग, यानी कि हमें अपने पर्सनल व्हीकल्स को यूज़ ना करके पब्लिक व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग और साइकिलिंग करने की कोशिश किया करें। दूसरा, यूजिंग LED बल्ब्स और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स इन योर होम्स। हम कभी कभार कैरोसिन लैम्प्स यूज़ करते हैं, जो कि एक कैरोसिन को यूज़ करता है, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और इसी जगह हमें LED बल्ब्स और बाकी इलेक्ट्रिक लैम्प्स को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो एक रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई करते हैं। देन थर्ड इज़ यूजिंग द लिफ्ट और टेकिंग द स्टेयर्स, क्योंकि लिफ्ट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ होता है, तो उनका सप्लाई को रोक कर हम उनकी जगह स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं, ताकि उनमें फ्यूल्स की बचत हो। देन फोर्थ इज़ वियरिंग एन एक्स्ट्रा स्वेटर और यूजिंग अ हीटिंग डिवाइस ऑन कोल्ड डेज, क्योंकि हम कोल्ड डेज में अक्सर कोयला बंद करके उससे हीट पाते हैं, लेकिन हमें उसके बदले एक एक्स्ट्रा स्वेटर या फिर हो सकता है एक हीटिंग डिवाइस जैसे कि आजकल मिलता है उसको यूज़ करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा हीट पा सकें इन कोल्ड डेज। और मैनेजमेंट ऑफ कोल और इनकी एफिशिएंसी इन मशीन्स वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उनका जो आजकल जो फ्यूल्स आ रहे हैं उनमें एक इंटरनल कंबशन इंजन के जैसे लिखा रखा है कि फ्यूल्स इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंटरनल कंबशन इंजन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन
and recent research in this field concentrates on ensuring complete combustion in these engines in order to increase efficiency and also reduce air pollution. क्योंकि engines में एक incomplete combustion होता है फ्यूल्स का, इसी से बहुत सारे गैसेस रिलीज़ हो जाते हैं। तो आजकल के रिसेंट रिसर्चर्स ये सोच रहे हैं कि क्यों ना उस जो इनकम्प्लीट कम्बशन है, जो कि गैसेस उससे मिल रही हैं, उनका भी एक कंप्लीट कम्बशन करा दिया जाए, जिससे कि हमें ज़्यादा एनर्जी मिल सके और लेस एयर पोल्यूशन हो सके। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे केमिस्ट्री।